भारत, ये दरअसल भारत देश के द्वारा दिए गए लक्ष्य का एक ताल है। यानी कि भारत देश को कुछ लक्ष्य मिले हुए हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास लक्ष्य मिले हुए हैं। 2030 तक इन लक्ष्यों को हासिल करना है। और कुछ जी प्रमुख लक्ष्य जो जिस पर हम टारगेट कर रहे हैं, वो है शून्य गरीबी, शून्य भूखमरी और अच्छी शिक्षा व्यवस्था। यानी 2030 तक भारत देश इन तीनों लक्ष्यों को हासिल कर ले, ऐसी हमारी कामना है और हम इसके लिए काम कर रहे हैं। अलग-अलग लोगों से हम जुड़ते हैं और उनसे बातचीत करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि मौजूदा हालात को देखते हुए क्या भारत देश 2030 तक लक्ष्यों को हासिल कर पाएगा या फिर नहीं। तो अलग-अलग चेहरे हमारे साथ जुड़ते हैं। आज जो शख्स हमारे साथ मौजूद हैं, उनका नाम है अरमान कबीर जी, जो कि ऑल इंडिया माइनॉरिटी एसोसिएशन के स्पोक्स पर्सन है। सर, स्वागत करती हूँ आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। जी। अरमान जी, सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि जिस तरीके से हम लक्ष्यों की बात कर रहे हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये निकल के आता है गरीबी। क्या आपको लगता है 2030 तक भारत देश शून्य गरीबी का लक्ष्य हासिल कर पाएगा? देखिए, लक्ष्य जब तक आप किसी गोल के बारे में नहीं सोचेंगे, ठीक है, हम्म। तब तक आप उस पर कार्यान्वित नहीं हो पाएंगे अपने आप। अगर आप एक लक्ष्य बनाए हैं तो उसके ऊपर अगर हम काम करेंगे, ठीक है, तो हम्म। अगर हम लक्ष्य बनाए ही ना और हम काम ही ना करें तो फिर हमें हम्म। कामयाबी नहीं मिलेगी। हमारा लक्ष्य है कि 2030 तक हमारा जो है वो देश से गरीबी शून्य हो जाए, या फिर हम लोग विकसित देश के कैटेगरी में हमारा अगर ये आ जाए, गिनती आ जाए हमारा, तो लक्ष्य है हमारा, हम लोग इस पर काम करेंगे। पूरे भारतवर्ष को ही इस पर काम करना चाहिए, तो ही हमारे लक्ष्य की प्राप्ति होगी। लेकिन इसके साथ साथ इस लक्ष्य को प्राप्त करने में जितनी सारी कठिनाइयां आएंगी, उनको भी फेस करने के लिए, उनसे भी लड़ने के लिए हमें तत्पर और रहना चाहिए। जी बिल्कुल, बिल्कुल। ये चीज जानना चाहती हूँ मैं कि किस तरह की कठिनाइयां अगर हम देखें 2030 के भारत जो तमाम लक्ष्य में मिले हैं, गरीबी, भुखमरी और शिक्षा को लेकर, इनको हासिल करने में आपकी नजर में किस किस तरह की समस्याएं फिलहाल रास्ते में आ रही है और किस किस तरह की समस्याएं? देखिए, हमारा जो अभी आप देख लीजिएगा, कुछ दिन से आप मीडिया चैनल्स देख लीजिए या फिर जो कुछ भी देख लीजिए, कोई भी न्यूज देख लीजिए, छोटी से छोटी घटना और बड़ी से बड़ी घटना, ठीक है, और छोटा सा छोटा जो है कार्य और बड़ा से बड़ा कार्य, ठीक है, इन सारे चीजों को आजकल राजनीतिक रूप से देखा जा रहा है। छोटी सी भी घटना, एक एक्सीडेंट हो जाता है, हम लोग सरकार के ऊपर क्वेश्चन उठाते हैं, ठीक है, कोई किसी के साथ बदतमीजी कर रहा है, हम लोग सरकार के साथ जो है महिलाओं के साथ छेड़छाड़ हो रही है, हम सवाल सरकार के पास उठाते हैं। लेकिन मामला ये है कि समाज की मानसिकता को भी तो बदलना होगा ना, क्योंकि देखिए, कानून व्यवस्था जो है, कानून तो व्यवस्थित है, कानून व्यवस्था हमारे और आपके लिए बना दिया गया है, उसे मानना और उसके ऊपर चलना ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी बनती है, ना कि सरकार की। सरकार की जिम्मेदारी और जुडिशरी की जिम्मेदारी है कि हमने आपके लिए कानून बनाया है और आप अगर इस कानून पर नहीं चलते हैं तो आपके ऊपर पेनल्टी होगी, फाइन होगी और आपको सजा मिलेगी। तो हमें सबसे पहले मानसिकता को चेंज करना होगा। अभी देख लीजिए कि हर चीज में आप पॉलिटिक्स को आप इन्वॉल्व नहीं कर सकते हैं। अब देख लीजिए कि जातिगत जनगणना की बातें हो रही हैं, ठीक है, क्या विकसित भारत में भी हम जातीय आधार पर विकसित होंगे? यही तो एक प्रश्न है ना, क्या हम जातीय आधार पर विकसित होंगे? क्या हम हरिजन विकसित होगा, राजपूत विकसित होगा, मुस्लिम विकसित होंगे, कैसे होंगे? तो सबसे पहले ये जो जाति व्यवस्था है, इस पर सरकार को काम करने की आवश्यकता है। सिर्फ कह देने से नहीं होगा कि हम तो चाहते हैं कि जाति धर्म खत्म हो, लेकिन इस जाति धर्म को खत्म करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? बिल्कुल कर क्या रहे हैं? क्योंकि जहां जो जाति का बहुल क्षेत्र होता है, जो लोग सरकार चलाते हैं, जो लोग देश को चलाते हैं और इस देश की विकास करने की जिम्मेदारी जिनके ऊपर है, वही जाति का गणना करके टिकट का वितरण करते हैं। क्या ये सच नहीं है क्या?
जिस बिल्कुल जाति की ज्यादा वोट होती है जिस कंस्टिट्यूंसी में, उस कंस्टिट्यूंसी में उस जाति के नेता को टिकट मिलने की उम्मीद सबसे ज्यादा बड़ी हुई रहती है। और वो इसी बिल्कुल। इसी आधार पर टिकट भी मांगते हैं ना, कि हमारा इतना, हम्म। हमारे जाति का इतना वोट है, हमें टिकट दीजिए। तो जिस दिन हम बिल्कुल देश में, सबसे पहला कदम होना चाहिए कि देश से ये जाति और धर्म की व्यवस्था को खत्म किया जाए कैसे भी करके। ठीक है, हम्म। क्योंकि देखिए सरकार रोड बनाता है, सरकार भारतीय नागरिक के लिए रोड बनाता है, वो किसी हिंदू मुसलमान के लिए तो रोड नहीं बनाया। बिल्कुल सरकार की बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं होती हैं। ठीक है, कल्याणकारी योजनाएं जो है वो भारतीय नागरिक के लिए है ना कि किसी एक करेक्ट। धर्म विशेष के लिए या किसी जाति विशेष के लिए है। तो हमें बिल्कुल विकसित भारत की सोच अगर हम लोगों ने अगर नींव डाली है कि हमें इस गोल को प्राप्त करना है 2030 तक, या फिर सरकार, केंद्र सरकार कहती है 1947 तक, ठीक है, और हाँ, 2030 30 तक से 47 में शिफ्ट हो रहे हैं। नहीं, हम कह रहे हैं ना, नहीं ये मोदी जी कहते हैं ना हमेशा हाँ, वही 2047 मोदी तक जी की विकसित बात भारत। कह रही देखिए हूँ। देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी उनके वचन को तो हम खेल में नहीं ले सकते हैं, उनकी हम्म। बातों को हम हास्यास्पद नहीं ले सकते हैं। देश के मुखिया है, हम्म। उनकी बात की एक वैल्यू है। अगर वो, हमारा गोल है कि हम 2030 तक गरीबी खत्म कर देंगे, और विकसित भारत के लिए गरीबी का खत्म होना सबसे ज्यादा जरूरी है इसमें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। अभी आप वेस्ट बंगाल से डायरेक्टली हमसे जुड़े हुए हैं, तो मैं वेस्ट बंगाल की अगर बात करूं, तो क्या स्थिति जी लग रही है आपको शिक्षा के मायने में? अगर मैं देखूं, देखिए वेस्ट बंगाल से भी बहुत माइग्रेशन होता है, माइग्रेट करते हैं बिल्कुल। लोग। और हाँ अगर हम पहले की बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी आपको याद होगी, हम सबने पढ़ा है। तो हाँ हाँ, एक अलग सिनेरियो हुआ करता था, इंडस्ट्री सबसे पहले कह सकते हैं कि वहीं पे आई थी, और आज की डेट में वहीं के वही लोग थे। माइग्रेट हो रहे हैं। तो हम क्या अंदाजा आ, लगा सकते हैं वेस्ट बंगाल को लेकर 2030 तक? स्नेहा जी, जीके का एक क्वेश्चन हुआ करता था, शायद आपको पता हो। ठीक है, जी। जीके का एक क्वेश्चन था कि एक ऐसे शहर का नाम बताइए जिसके चारों ओर से धुआं निकलता है और बीच में एक गोल मैदान लिए बैठा है, बिल्कुल और वो शहर का नाम था कलकत्ता। ठीक करेक्ट। है, क्योंकि बहुत ही एकदम सेंटर में आपको बहुत बहुत बड़ा मैदान मिलेगा, बहुत कई स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में आपको मैदान में स्पोर्टिंग क्लब, मोहम्मदन स्पोर्टिंग क्लब हो, मोहन बागान हो, ईडन गार्डन हो, या फिर जितने भी यहाँ पे यूनिवर्सिटीज वगैरह के जो भी मैदान है सब एक ही जगह पे मिलेंगे, अलग अलग नहीं है। एक बड़ा सा गोल मैदान लिए बैठा है, और उस शहर का नाम बताओ जिसके चारों तरफ से धुआं निकलता है, वो कलकत्ता था। लेकिन आज के डेट में यहाँ से इंडस्ट्रीज खत्म हो गई। क्यों खत्म हो गया? क्योंकि यहाँ पे यूनियन को, लेबर यूनियन को इतना ज्यादा पावर दे दिया गया ना, कि हम्म। आप समझ लीजिए कि जिस समय से इनका विलय होना शुरू हुआ, उस वक्त लोगों की तनख्वाह, सैलरी 5,000 4,000 रुपए हुआ करती थी। 200 रुपए 500 रुपए इंक्रीजमेंट की लड़ाई लड़ने के लिए, ठीक है, ये हम्म। हड़ताल करते गए। ठीक है, हड़ताल करते गए, और जिसकी वजह से मालिकों ने यहाँ पे कारखाने और फैक्ट्रीज बंद कर दी। यानी कि 500 रुपए एक्स्ट्रा दिलाने के चक्कर में, मतलब एकदम सरल भाषा में मैं बोल रहा हूं, वरना ऐसे तो ट्रेड यूनियन की बहुत सारी पढ़ाइयां भी करनी पड़ती है, लेकिन जो है जो जी। कि एकदम सरल भाषा में कह रहा हूं कि 500 रुपया बढ़ाने के चक्कर में यहाँ की यूनियनों ने इतना हड़ताल किया, ठीक है, अलग अलग कारखाने में, अलग अलग फैक्ट्रीज में, कि वो 5,000 रुपए भी हमारे हाथ से निकलता चला गया, और बेरोजगारी होती चली गई, और यहाँ पर बिल्कुल हजारों की तादाद में यहाँ से फैक्ट्रियां बंद हुई। और जिसका एक जीता जागता सबूत है कि यहाँ नैनो जैसी फैक्ट्री लगने वाली थी, और यहाँ पे मतलब पॉलिटिकल पॉलिटिकल रंजिश के कारण जो है यहाँ से नैनो जैसी फैक्ट्रीज जो है यहाँ से चली गई पश्चिम बंगाल से। और आज यही सरकार जो है, हम उद्योगपतियों को रिझाने की कोशिश करते हैं कि किसी भी तरह से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आए और हमारे राज्य की बेरोजगारी दूर हो। तो माजी में किया बिल्कुल हुआ गलती आपको सामने समझ में आता है इसमें। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कर रहे हैं। और ये सिर्फ कोलकाता की नहीं, देखिए कोलकाता तो इसलिए क्योंकि मुझे ईस्ट इंडिया कंपनी याद आ गई। तो हाँ काफी हाँ, बुरा लगता है ये सोच के कि जिस चीज के लिए जो शहर मशहूर था, आज वहीं से माइग्रेशन होता सबसे ज्यादा माइग्रेशन नजर आ शुरू रहा है। हो गया यहाँ से, बिल्कुल तो बिल्कुल। ये बहुत बड़ी विडंबना है भारत देश की कि अब इतना ज्यादा आप शहर देख बदल गया। लीजिए स्नेहा जी, माइग्रेशन का मतलब जीता जागता सबूत ये है कि हमारे दादाजी 1945 से पहले,
उनका दस्तावेज है मेरे पास, 1945 में बोल रहा हूं। मेरे जी। दादाजी 1945 से पहले, ठीक है, पटना से यहाँ आए काम करने के बिल्कुल। लिए। बिल्कुल, लोग भी बिहार जानते हैं, हमें काम बिहार मिल राज्य सके। से बिहार राज्य से बहुत लोग कोलकाता आया करते थे। जी बहुत लोग आया करते थे नौकरी के पर्पस के लिए, कि वहां पर इंडस्ट्री है और यहाँ पर बिल्कुल। जॉब मिलेगी। और अब जी हालात ये हो गए कि वहां के लोग भी अब मुंबई जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, नहीं है, क्योंकि नहीं है नौकरियां, नहीं है। नहीं है इंडस्ट्रीज। सब बात है। सिर्फ अगर मैं शिक्षा को लेकर आपसे बात करूं, तो शिक्षा को जी लेकर क्या स्थिति बनी हुई है पश्चिम बंगाल की? देखिए, शिक्षा के लिए एक मतलब एकदम चलती फिरती भाषा में अगर कहे तो पश्चिम बंगाल में हायर एजुकेशन की तरफ, ठीक है, हायर एजुकेशन की तरफ जो है सो कि स्टूडेंट्स आगे अच्छी तादाद में लोग नहीं बढ़ पा रहे हैं। इसका कारण है बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज। और इसका एक मामला क्या आ जाता है कि यहाँ पर जब इंग्लिश मीडियम स्कूल में जब बच्चे पढ़ते हैं ना, तो हम्म 8वें 10वें तक पढ़ते पढ़ते ना वो बहुत फ्लुएंटली इंग्लिश बोलने लग जाता है कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने के कारण, ठीक है। और गार्जियंस जो है ना वो क्या करते हैं कि मैट्रिक के बाद या एचएस के बाद इनके पास जो 2-3 महीने का जो टाइम मिलता है ना, नस मैंने पकड़ा है कि कहाँ गलती हो रही है, ठीक है। जब इनका जो 2-3 महीने का जो टाइम जो मिलता है कि अब 2-3 महीने बाद रिजल्ट आएगा, उसके बाद वी विल डिसाइड कि हम कौन से कॉलेज में जाएंगे, ठीक है, या फिर हम कौन सा सब्जेक्ट में ज्यादा नंबर है, हम कौन से सब्जेक्ट में हम आगे की पढ़ाई करेंगे, ये सोचने के लिए 2 महीने का जो टाइम मिलता है ना, ये 2 महीने का टाइम बहुत खतरनाक है स्नेहा जी। इस बीच बच्चे क्या करते हैं ना, सोचते हैं ना कि बैठे क्या करें, कुछ कर लेते हैं और कॉल सेंटर्स वगैरह ज्वाइन कर लेते हैं। मैं लीगल कॉल सेंटर्स की बात कर रहा हूं, बिल्कुल। अनऑथराइज कॉल सेंटर्स को छोड़ दीजिए, वो उनको तो हम हाईटेक लुटेरे कहते हैं, ठीक है। और ये जो 2 महीने में, और इनको अच्छी ये फ्लुएंट इंग्लिश बोलते हैं, विदेशी कॉल सेंटर ज्वाइन करते हैं और ये करने के बाद इनका ये 2 महीने में करीब 40-50 हजार रुपए कमा लेते हैं। बिल्कुल। अब जब एक बार जब पैसे देख लेते हैं ना, तो फिर बिल्कुल। हम आगे की स्टडी हम नहीं कर पाते हैं। इसमें गार्जियन को बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। आपका बच्चा बिल्कुल। सिर्फ कॉल सेंटर के लिए नहीं बना है, राष्ट्र की निर्माण में भी उनकी भागीदारी होनी चाहिए। आईएएस है, आईपीएस है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, जिसमें आप अपनी अच्छी योगदान कर सकता है आपका बच्चा। ये एक बिल्कुल मामला सर, है। शिक्षा आपको नहीं और लगता कि बात कहीं ना करते कहीं करते शिक्षा व्यवस्था भारत देश की सही नहीं है, इस वजह से भी बच्चे अलग तरीके से निकल के सामने आ रहे हैं? देखिए, शिक्षा व्यवस्था पे हम सवाल कब तक उठाते रहेंगे स्नेहा जी, ठीक है। इसी शिक्षा व्यवस्था से तो हमारा देश चल रहा है, फाइनेंस देखिए, मिनिस्टर बदलाव भी हो इसी गया शिक्षा ना व्यवस्था अरमान के देवी जी, कारण है। बदलाव हो गया। प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री भी इसी शिक्षा व्यवस्था के कारण है। मैं आपसे बात कर रहा हूं इसी शिक्षा व्यवस्था के कारण, और आप हमसे देखिए, बात कर पा रही हैं। हम लोग तो विदेश नहीं से नहीं नहीं, पढ़े थे स्नेहा जी। मुझे तो ये लगता है कि पहले की जो पढ़ाई हुआ करती थी वो ज्यादा बेहतर हुआ करती थी। अब की जी पढ़ाई उतनी अच्छी नहीं हो रही है, क्योंकि देखिए प्रैक्टिकल चीजें कम हो गई हैं। जहां सुविधाएं बढ़ी हैं, वहां कहीं ना कहीं बहुत सी चीजें लूप होल्स में भी चली गई हैं, जिसकी वजह से पढ़ाई पर असर पड़ा है। जैसे पहले की पढ़ाई, अगर मैं अपने फादर की बात करूं, तो उनकी पढ़ाई और उनकी पढ़ाई को लेकर सीरियसनेस एक जो हुआ करता था, टीचर्स के लिए डर जो हुआ करता था, और पढ़ाई में 70-75% भी नंबर आते थे तो बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। आज की डेट में 100 में से 99 भी स्कोर किया जाता है तो नॉर्मल है, क्योंकि वो बहुत नॉर्मल। सारे बच्चों के आ रहे हैं 99। तो ये मुझे थोड़ी व्यवस्था समझ में नहीं आ रही है, ग्रेडिंग सिस्टम जो है, देखिए, ये सारी चीजें। शिक्षा व्यवस्था और माता पिता का कंसंट्रेशन, ये दोनों पे बिल्कुल। क्वेश्चन है। क्योंकि आप मुझे बिल्कुल। याद कीजिएगा, मैं ना किसी भी राजनेताओं को बहुत सोचता हूँ, बहुत देखता हूँ, मैं उनकी एक एक बातों को बहुत गौर करता हूँ। एक बहुत ही वरिष्ठ लीडर है जीतन राम मांझी जी, हम्म ठीक है। बहुत ही निम्न मतलब समुदाय से आते हैं वो, ठीक है। जी। मुसल समुदाय से आते हैं, मांझी समुदाय से आते हैं। जब उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया, ठीक है, तो मीडिया वाले ने उनसे सवाल किया कि आपकी मतलब आपकी एबिलिटी क्यों है, क्या है आपकी एबिलिटी। लोग प्रश्न कर रहे हैं कि आप मतलब नीतीश कुमार जी की दया पर आप मुख्यमंत्री बने हैं। तो उन्होंने ये बात कहा था, शायद उन्होंने कहा कि 66 का ग्रेजुएट हूं मैं,
क्या मेरे अंदर काबिलियत नहीं है? आप समझ लीजिए कि उस समय में एक नॉर्मल ग्रेजुएशन हो जाता था तो वो काबिल आदमी होता था। आज इंजीनियर बिल्कुल डॉक्टरी करके भी जो है हम लोग रास्ते पे हमारे इंजीनियर चल रहे हैं, बीटेक करके बिल्कुल हमका जॉब नहीं करेक्ट मिल रहा है। तो ये जीतन राम मांझी जी की का वर्ड है, ठीक करेक्ट है? है ना। तो पहले की पढ़ाई में दम था, अब की पढ़ाई में दम नहीं है, और बिल्कुल कहीं ना कहीं इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, ऑफ कोर्स गार्जियन को भी, और साथ ही साथ सरकार को भी इस तरीके से कुछ ऐसी अवेयरनेस या कुछ तो ऐसी पहल होनी चाहिए जिससे भारत देश की पढ़ाई एटलीस्ट जो क्वालिटी है, एजुकेशन की क्वालिटी बढ़े, ना कि क्वांटिटी बढ़े। मिड डे मील्स वगैरह से सिर्फ क्वांटिटी बढ़ रही है बच्चों की, सिर्फ क्वालिटी में क्वांटिटी बढ़ रही इम्प्रूवमेंट है। अच्छा, नहीं है। एक चीज और भी है, एक चीज और भी है स्नेहा जी, मैं क्या बोल रहा हूँ कि गार्जियन का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा हो गया है एजुकेशन में। ठीक बिल्कुल है, एक बिल्कुल बच्चे को, अब छोटे छोटे बच्चे को, क्लास 5-6 का बच्चा है, उसको बहुत सारा प्रोजेक्ट करने के लिए मिल जाता है। वो बच्चा नहीं कर सकता, उसके गार्जियन कर रहे हैं। अरे पर गार्जियन रहा है या बच्चा पढ़ रहा है? बच्चे के हिसाब से उसको दे दीजिए ना आप प्रोजेक्ट करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, दूसरी बात है कि अगर टीचर ने एक थप्पड़ लगा दिया, गार्जियन पहुंच जाते हैं प्रिंसिपल ऑफिस में, हम यहाँ बच्चे को पढ़ने भेजते हैं, मार खाने थोड़ी भेजते हैं। ये सारी चीजें हम लोगों को फेस बिल्कुल करना बिल्कुल पड़ता है इसलिए। बिल्कुल जी। दामिनी कुछ पूछ रही थी, तो दामिनी। सिर्फ सर क्योंकि शिक्षा की हम बात हाँ गांधी जी, कहीं ना कहीं जाहिर तौर पर एक शिक्षा में बदलाव तो आया है। हालांकि ये बदलाव जो है काफी हद तक सकारात्मक बदलाव देखने को नहीं मिल रहा जी है। एक दूसरी चीज शिक्षा को लेकर सबसे ज्यादा परेशान करती है वो है जी महंगाई। अगर हम आज के दौर में देखें तो शिक्षा जी बहुत ज्यादा महंगी होती जा रही है। आज के देश में कई लोग ऐसे हैं ना जो जाहिर तौर पर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में पढ़ना अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो फिर उनको वैसा एजुकेशन मिलता ही नहीं है जैसा बड़े बड़े बिजनेसमैन और बड़े बड़े लोगों के बच्चे गेन कर रहे हैं। तो इसको लेकर सरकार को कुछ करना चाहिए कि सबको समान एजुकेशन मिल सके। मैं तो ये कह रहा हूं कि हिंदुस्तान का जितना प्राइवेट स्कूल है उसमें सरकार को अधिग्रहण कर देना चाहिए। ठीक है, जितने भी प्राइवेट स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल हैं, उन सारे को सरकार को अपने अधीन में ले लेना चाहिए। शिक्षा सब जैसी बराबर है। अच्छा, आप सेंट्रल एक स्कूल होता है आर्मी का जो है केंद्रीय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय में क्या खासियत है जानती हैं आप? केंद्रीय विद्यालय में ये खासियत है कि कलकत्ते के केंद्रीय विद्यालय में आज का जो डेट है, आज अगर 27 फरवरी है आज, तो 27 फरवरी को इस सब्जेक्ट का ये चैप्टर आज पढ़ाया गया है, तो दिल्ली में भी आज यही चैप्टर पढ़ाया जाए। हम्म। केंद्रीय विद्यालय में ये एक खूबी होती है, इसलिए लोग ना रुचि रखते हैं केंद्रीय विद्यालय में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। ठीक है, करेक्ट। तो यही है ना कि शिक्षा व्यवस्था पर जो है जो कि हम लोग सवाल नहीं उठा सकते, क्योंकि यही शिक्षा पढ़ करके, यही शिक्षा ले करके लोग तरक्की कर रहे हैं, लोग देश सेवा में लगे हुए हैं। लेकिन हमारा बच्चा अगर नहीं कर पा रहा है तो यह हमारे बच्चे और हमारी काबिलियत में कमी है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं आपने जो शुरुआत में कहा था ना, मानसिकता यहाँ बहुत ज्यादा जी इम्पोर्टेंट है, और हम लक्ष्यों को लेके बिल्कुल, ही चल रहे हैं। लोगों को पता नहीं जी है कि ये लक्ष्य मिला है। मानसिकता सिर्फ हाँ, 2 वक्त की रोटी कमाना है और कैसे भी अपना जी जीवन बस बस, गुजारा करना है। तो वो इस मानसिकता को लेते हुए भारत देश के लोग चल रहे हैं। कहीं ना कहीं अवेयरनेस की भी बहुत ज्यादा कमी है, लोगों को पता ही नहीं है क्या अच्छा चल कितने रहा लोग है। जानते हैं, अच्छा कितने बिल्कुल, लोग जानते हैं कि 2030 तक हम लोग गरीबी मिटाने की बात कर रहे हैं हम लोग? कोई नहीं कितने जानता, लोग ही कोई नहीं जानते हैं? जानता, कोई नहीं जानता। वही वही चीज है ना क्योंकि ये। गिने चुने लोग हैं, ये टारगेट है नहीं समझ हमारा, ये जानते हैं क्या? कुछ अच्छा, लोग दूसरी बात है, अच्छा केंद्र सरकार अगर कह रही है, जी 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 पद्मा जी कहिए। नहीं, मैं कह रही थी कि बात ही नहीं होती है इस मुद्दे पर तो जानेंगे कैसे। हाँ समझ बिल्कुल, अब देख लीजिए कि अगर प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, ठीक है, छोड़ दीजिए पार्टी की विचारधारा क्या है, हमारा भी विचारधारा अलग है, हमारा उनसे मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं होगा हमारा, क्योंकि वो हमारे देश के मुखिया हैं, प्रधानमंत्री हैं हमारे। ठीक बिल्कुल है, अगर वो कह रहे हैं कि हम 1947 तक विकसित भारत बनाएंगे, तो ये आलोचना का विषय नहीं है। हम्म। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, राजनीतिक तौर पर इसे आलोचना करना शुरू कर देते हैं, कैसे करेंगे कैसे करेंगे, 85,000 करोड़ लोगों को जो है जो कि मुफ्त में खाना बांट रहे हैं, ये अरे उन्हीं 85 करोड़ लोगों को जो है जो कि गरीबी रेखा से ऊपर लाने की बात हो रही है, और इसमें आपका योगदान क्या बिल्कुल होगा ये आप बोलिए।
क्योंकि हमारा जब बिल्कुल संविधान बिल्कुल करेक्ट। जब हमारा संविधान लिखा गया था स्नेहा जी, तो संविधान की व्यवस्था ऐसे की गई थी कि विपक्षी नहीं, सरकार की सहयोगी, ये सरकार के सहयोगी के रूप में विपक्ष को दर्शाया गया था। ठीक है, ये विपक्ष होगा जो सरकार के ऊपर मॉनिटरिंग करेगा। इनका काम मॉनिटरिंग बिल्कुल करना है, ना कि सिर्फ आलोचना करना। आज करेक्ट। आज के डेट में विपक्ष का काम सिर्फ और सिर्फ आलोचना करना रह गया है। मॉनिटरिंग कर रहे हैं क्या? तभी तो बहुत बिल्कुल सारे बिल्कुल कमेटी में नेता प्रतिपक्ष को क्यों, जब सारी जिम्मेवारी अगर सरकार की है, ठीक है, और पक्ष का है, विपक्ष का काम क्या है? बहुत सारे स्टैंडिंग कमेटी और इसमें उसमें बहुत सारे जो कमेटीज में विपक्ष के नेता को क्यों रखा गया है? इसलिए कि उनका काम है मॉनिटरिंग करना। करेक्ट करेक्ट। लेकिन यहाँ पर बात तो ये हो रही है ना अरमान कबीर जी की, यहाँ पर अलग ही स्थिति बनी हुई है भारत देश की। यानी कि आम नागरिक तो पूरा कंफ्यूज है कि उसको करना क्या है। वोट एक मजबूरी है देना, बस ये समझिए। क्योंकि विपक्ष अपना काम बिल्कुल सही तरीके से नहीं कर रही है, और सत्ताधारी पार्टी तो देख ही रहे हैं क्या कर रही है। डेवलपमेंट का किसी भी हाँ तरीके हाँ, से बिल्कुल दोनों की गलती है। वो बिल्कुल सत्ताधारी पार्टी भारतीय नागरिक के लिए काम नहीं कर रहा, नहीं, भारतीय नागरिक के लिए वोट नहीं मांग रहे। देखिए, दोनों अलग चीज है। सरकार का काम अलग और सरकार का वोट मांगना अलग। भारतीय बिल्कुल जनता पार्टी जो है वोट जो मांग रही है ना, वो भारतीय नागरिक के तौर पे नहीं मांग रही। बिल्कुल करेक्ट है। वो जाति धर्म ये वो बहुत सारा मुद्दा है, ये सब मतलब जिस तरह से जो है तो कैसे भी करके वोट बैंक की राजनीति हो, ठीक है। और विपक्ष का भी वही हाल है, वो भी उसी लड़ाई में चल पड़े हैं, क्योंकि बिल्कुल क्या बोलूं बिल्कुल मैं। पूरी स्थिति जो है डगमगाई हुई है। लेकिन हम बिल्कुल इस चर्चा को जितना लंबा खींच सके उतना लंबा जा सकते हैं, क्योंकि इसकी कोई सीमा ही नहीं है। इतने सारे कोई लूप सीमा होल्स नहीं हैं है। और इतनी सारी चीजें हैं कि चर्चा बहुत आगे तक एक्सटेंड हो सकती है। लेकिन मेरे पास समय की कमी है, तो मैं इस चर्चा को यहीं पर विराम देना हाँ चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद जी अरमान कबीर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और जी बहुत सी ऐसी बातें करने के लिए जो जनता तक पहुंचना सही रहेगा। अगर लोग इसको सुनते हैं तो कहीं ना कहीं एक अवेयरनेस भी लोगों के बीच आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ बिल्कुल। जुड़ने।